देयर आर सम सीरियस साइंस कि अमेरिका जो है वो ईरान के अंदर इन्वेड करने का प्लान कर रहा है। अगर ईरान के अंदर अमेरिका जो है एंटर हो जाता है तो क्या होगा? क्या ईरान जीत जाएगा या अमेरिका ईरान को तबाह करने में कामयाब हो जाएगा? आज हम देखते हैं कि इसकी क्या पॉसिबिलिटीज़ है और क्या होने जा रहा है। अमेरिका का जो ईरान पर अटैक है इसको हम 3 स्टेजेस में देख सकते हैं, यानी कि 3 ऐसी स्टेजेस आएंगी अगर अमेरिका एक्चुअली अपनी फोर्सेस ईरान में दाखिल करता है और वो ग्राउंड ऑपरेशन जो है वो लॉन्च करता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ईरान में अगर अमेरिका एंटर होना चाहे तो उसकी क्या पॉसिबिलिटीज़ है। ईरान में एंटर होने के लिए एक तो हमें कुछ चीज़ों का आइडिया होना चाहिए कि ईरान जो है ये एक बहुत बड़ा मुल्क है। ईरान इज़ 4 times बिगर दैन इराक और तकरीबन 90 मिलियन यानी 9 करोड़ जो है वो ईरान की पॉपुलेशन है और 1.3 मिलियन जो है यानी तकरीबन 13 लाख जो है वो सिक्योरिटी ऑपरेटर्स है ईरान का, जिसमें तकरीबन 5 से 6 लाख जो है ईरान की स्टैंडिंग आर्मी है। तो ईरान एक बहुत बड़ी फोर्स भी है, एक बहुत बड़ा मुल्क भी है। ईरान में एंटर होने के लिए अमेरिका को जो सबसे ज़्यादा पॉसिबल जो एवेन्यू है वो मिलता है उसको उसके वेस्ट से, यानी कि थ्रू इराक। यानी इराक में जो अमेरिका का जो बेसिस हैं वहाँ से ग्राउंड फोर्सेस एंटर करने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन वेस्ट की तरफ जो ईरान को सपोर्ट करती है उसकी चीज़, जो उनकी जो नेचुरल हर्डल है वो उनके हैं ज़ैग्रोस माउंटेन रेंज। ये बहुत ही डिफ़िकल्ट माउंटेन रेंज है। अगर अब अमेरिका अपनी फोर्सेस ज़ैग्रोस माउंटेन रेंज से एंटर करने की कोशिश करता है तो उसको बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। ये जो ज़ैग्रोस माउंटेन रेंज है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड माउंटेन रेंज है और दे आर फिट फॉर गुरिल्ला वॉरफेयर। यानी ईरान के जो हैं जो उनके जो सोल्जर्स हैं, अगर वो गुरिल्ला वॉरफेयर करके जो एंटरिंग यूएस सोल्जर्स होंगे, जो इन्वेडिंग फोर्स होगी जो यूएस की, उसको अगर रेजिस्टेंस देना चाहें तो उनके लिए बहुत आसानी होगी, क्योंकि ये माउंटेन रेंजेस हैं जिनके अंदर कहा जाता है कि ईरान ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारी टनल्स बनाई हुई हैं और इन टनल्स में उन्होंने ड्रोन्स और मिसाइल्स के जो पाइल्स हैं वो रखे हुए हैं। अब अगर वहाँ से माउंटेन से अमेरिकन फोर्सेस एंटर होने की कोशिश करती है तो ईरान और ईरानी फोर्सेस जो हैं उनके लिए बहुत ईजी होगा कि वो ड्रोन्स और मिसाइल्स और इस तरह के अटैक्स कर कर इस हमले को रोक सके। कहा यह जा रहा है कि ईरान ने अभी तक सिर्फ एक जो टनल्स में और जो उन्होंने छुपाई हुई हैं जो बेसेस अपने असले की, उसमें से अभी सिर्फ एक बेस है जिसका असला उन्होंने अभी तक यूज़ किया है। बाकी इस तरह की और बहुत सारी बेसेस इन माउंटेन रेंजेस के अंदर उन्होंने स्टोर की हुई हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि ईरान के बाहर पर कितनी फायर पावर बाकी है और इन केस ऑफ ग्राउंड अटैक फ्रॉम माउंटेन रेंजेस ईरान के पास कितना मार्जिन होगा कि वो अपनी रेजिस्टेंस यहाँ अमेरिका के अगेंस्ट दे सके। दूसरी जो पॉसिबिलिटी है कि अमेरिका अगर एंटर होना चाहे ईस्ट की तरफ से, तो ईस्ट में ईरान के पाकिस्तान वाक़या है, जबकि पाकिस्तान में अमेरिका की बेस कोई नहीं है और इस तरह की कोई पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की कोई नहीं चल रही कि वो अमेरिका को इधर से कोई एंट्री दें, तो उसकी पॉसिबिलिटी भी कम है। लेकिन अगर ऐसा कुछ हो भी तो एक बहुत बड़ा डेजर्ट जो है वो बीच में आता है और इट इज़ टू अवे फ्रॉम द मेन लैंड तेहरान, जो कि जो अमेरिकन फोर्सेस जो है जो उनका टारगेट होगा, तो उससे ये बहुत दूर है। तो ये पॉसिबिलिटी भी इसकी जो चांसेस हैं वो ऑलमोस्ट निल हैं। तीसरी पॉसिबिलिटी ऑफ एंट्री जो है वो दैट इज़ थ्रू पर्शियन गल्फ। लेकिन पर्शियन गल्फ में भी अगर उस साइड से भी अगर अमेरिकन फोर्सेस एंटर होना चाहेंगी ईरान की तरफ, तो वहाँ से भी माउंटेन रेंजेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, बल्कि इससे भी ज़्यादा हैं जो वेस्ट की तरफ से हैं, और उसके अलावा वो मेन लैंड से भी बहुत दूर हैं। तो उधर से भी ये पॉसिबिलिटी जो है या इसका लाइकली जो चांसेस हैं वो तकरीबन नामुमकिन है या ना होने के बराबर है। लेकिन अगर हम ये देखते हैं कि अमेरिका जो है वो अपनी फोर्सेस एंटर करने की कोशिश करता है या कर देता है, तो फिर क्या होगा? फिर ईरान जो है उसने एक ग्राउंड इन्वेजन प्लान जो है अपना वो बनाया हुआ है, अपना डिफेंस सिस्टम उन्होंने बनाया हुआ है और इसकी तैयारी कहा जाता है कि ईरान 25 साल से कर रहा है। यानी उन्होंने अमेरिका की जो टैक्टिक्स हैं, जो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ईरान जो है
उसमें ग्राउंड फोर्सेस अमेरिका जो है वो ऐड करने की कोशिश करे, तो उसकी तैयारी ईरान ने 25 साल की हुई है। तो जो ही वो प्लान इम्प्लीमेंट करेगा तो अमेरिका के लिए उसका एंटर होना और ईरान को एज सच फतह करना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है उसके मुताबिक ऐसा लगता है कि अमेरिका जो है एक्चुअली ये प्लान कर रहा है, बिकॉज इसके 2-3 इंडिकेटर्स हैं। नंबर 1 ये कि अमेरिका जो है अमेरिकन जो गवर्नमेंट है उन्होंने जो रिजर्व की जो फोर्सेस हैं उनको लेटर्स लिखा है, ऑलरेडी लिख दिया है, जिसका मीडिया में जिक्र भी आ चुका है कि उन्होंने उनको कहा है कि जी रिजर्व फोर्सेस को कि दे शुड बी रेडी फॉर इन्वेजन और रेडी फॉर अटैकिंग ईरान एंड विनिंग। तो ये रिजर्व फोर्सेस को इंगेज करना उसी वक्त होता है जब प्लान जो है वो बहुत सीरियस लेवल पे कंसिडर किया जा रहा हो। लेकिन इसके साथ हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि होगा क्या, पॉसिबिलिटी क्या है। इन केस ऐसा होता है तो शुरू में यूएस जो है, यूएस गवर्नमेंट जो है, दे विल ट्राई टू क्लेम विक्ट्री, बिकॉज अमेरिका की ये हिस्ट्री रही है कि जब वो अटैक करते हैं तो क्योंकि बहुत बड़ी माइट है उनके पास, तो उसका जो इमीडिएट इम्पैक्ट आता है वो बड़ा एक पॉजिटिव होता है अमेरिका के लिए, या बड़ा सॉलिड होता है समझ लें। तो अमेरिका जो है नॉर्मली क्लेम करता है कि जी अमेरिका इज़ विनिंग, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि टेरेन ऐसी है ईरान की तो थिंग्स विल स्लो डाउन ऑन एवरी अकाउंट। और फिर जो ईरानियन जो ड्रोन्स हैं और मिसाइल्स हैं और बाकी उनका जो प्लान है वो जब इम्प्लीमेंट होगा, व्हेन दे विल स्टार्ट रिएक्टिंग, तो अमेरिका की जो क्लेम ऑफ विक्ट्री है वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी डिफीट में चेंज होना शुरू हो जाएगी, या कम से कम उसमें कमी आ जाएगी। ये इसलिए हमें पता है, या इसको हम डिस्कस कर सकते हैं, बिकॉज दैट इज़ व्हाट हैपेंड इन वियतनाम, दैट इज़ व्हाट हैपेंड इन अफगानिस्तान एंड दैट इज़ व्हाट हैपेंड इन इराक। तो ये हिस्ट्री रही है अमेरिका की। तो अगर हम इसकी एनालिसिस करना चाहें तो ईरान में भी प्रोबेबली ऐसा ही होगा, और शायद ईरान ने जो 25 साल तैयारी की है उसमें उन्होंने ये अमेरिका के सारे टैक्टिक्स जो वियतनाम, अफ़गानिस्तान और इराक में उन्होंने आजमाए, उन सारों को उन्होंने जहन में रख कर तैयारी की है। तो लाइकली चांसेस जो हैं वो ये हैं कि ईरान जो है एक बहुत बड़ा ब्लो और बहुत बड़ा सरप्राइज़ जो है वो शायद अमेरिका को देने में कामयाब हो जाए। आफ्टर दिस सेकंड स्टेज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट और सेकंड स्टेज ऑफ दिस सिनेरियो विल कम। वो क्या होगा? वो होगा इकोनॉमिक मेल्टडाउन। ईरान डेफिनेटली हुरमुज को ऑलरेडी कंट्रोल कर रहा है और हुसीज के जरिए से अब दूसरा जो चोक पॉइंट है बाब अल मंदब उसको कंट्रोल करने की पोजीशन में है। तो ईरान जब इन दोनों चोक पॉइंट्स को कंट्रोल करेगा तो दुनिया में इकोनॉमिक क्राइसिस जो कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है वो इंटेंसिफाई हो जाएगा, क्योंकि जब अमेरिका अपनी ग्राउंड फोर्सेस एंटर करेगा तो ईरान फिर जो कुछ भी कर सकता है वो उस पर चला जाएगा। तो उसमें सबसे पहले ये है कि वो इन दोनों चोक पॉइंट्स को कंट्रोल कर ये जो ट्रेड है सारी ज़ीरो हो जाएगी। ये ट्रेड जो है ये किस किस चीज़ की होती है? ये सिर्फ ऑयल और गैस की नहीं होती हुरमुज से, बल्कि इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र्स जो हैं वो जो हुरमुज से गुजरती हैं उनको अगर रोका जाएगा तो दैट विल टर्न इनटू फूड क्राइसिस, क्योंकि वो फर्टिलाइज़र्स फूड को प्रोड्यूस करने के लिए काम आती हैं, और अगर वो फर्टिलाइज़र्स अवेलेबल नहीं होंगी दुनिया में तो फूड का जो फूड सप्लाई चेन है उसमें डिसरप्शन आएगी और फूड का क्राइसिस पैदा होने का बहुत बड़ा खतरा दरपेश हो जाएगा। इसके अलावा हुरमुज से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो जो पास करती है यानी उनके शिप्स में, वो है हीलियम और सल्फ्यूरिक एसिड। ये दोनों वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो सेमीकंडक्टर बनाने में यूज़ होते हैं, और सेमीकंडक्टर जो है वो इस वक्त पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है उसमें बहुत अहम रोल है उनका, बिकॉज सेमीकंडक्टर से ही कंप्यूटर चलते हैं। सेमीकंडक्टर जो है वो उनसे ही आपके मोबाइल और आपकी बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक्स उससे चलती हैं। तो अगर वो बनना कम हो जाएंगी तो दुनिया में एक बहुत बड़ा एक और क्राइसिस जो है वो भी जन्म लेगा। तो ईरान जो है वो हुरमुज और बाब अल मंदब को चोक पॉइंट को कंट्रोल कर बेसिकली ये जो सेमीकंडक्टर का जो क्राइसिस है ये भी पैदा कर सकता है, जो कि एक फोर्स मल्टीप्लायर जो है वो साबित होगा
पूरी दुनिया की इकोनॉमी को डिसरप्ट करने में, ग्लोबल मेल्टडाउन के लिए, और अमेरिका की जो विक्ट्री है उसको चैलेंज करते हुए। एक बहुत बड़ा बैंक है जेपी मॉर्गन, उसने ऑलरेडी कहा है कि बाय मिड अप्रैल अगर यही सिचुएशन चलती रही तो देयर विल बी नो ऑयल इन द वर्ल्ड बेसिकली। तो ऑयल का क्राइसिस तो उसने कहा है कि जी मिड अप्रैल तक ऑयल दुनिया से ख़त्म हो जाएगा। तो जेपी मॉर्गन जैसा बड़ा बैंक जो है वो अगर ये प्रेडिक्ट कर रहा है तो इसका मतलब है कि सिचुएशन इज गोइंग टू बी वेरी सीरियस। इसके बाद इस कॉन्फ्लिक्ट की स्टेज 3 जो है वो आ जाएगी। अगर अमेरिका जो है वो ग्राउंड फोर्सेस एंटर करने की कोशिश करता है ईरान में और ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ये एस्केलेट करता है, तो उसकी स्टेज 3 ये होगी कि यूएस जो एम्पायर है दैट विल स्टार्ट लूजिंग इट्स फाउंडेशन। वो कैसे होगा? वो होगा पेट्रो डॉलर का जो क्राइसिस है उसकी वजह से। पेट्रो डॉलर का क्राइसिस ये है कि पूरी दुनिया में एक अरेंजमेंट है कि जहाँ पे किसी भी मुल्क ने अगर पेट्रोल ख़रीदना है तो उसकी पेमेंट उसने डॉलर्स में ही करनी है। ये जो मिडल ईस्ट की जो जीसीसी कंट्रीज़ हैं, स्पेशली सऊदी अरब, इनके साथ ये अरेंजमेंट है अमेरिका का कि हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, लेकिन आपने जितना भी पेट्रोल दुनिया में बेचना है करना है उसको आप पेमेंट जो है वो डॉलर में लेंगे। तो इस तरह फिर अमेरिका को बेसिकली उसके अमेरिकन डॉलर को बेसिकली जो है वो फ़ायदा हासिल होता है और इनडायरेक्टली और डायरेक्टली फिर अमेरिका को भी फ़ायदा हासिल होता है। लेकिन इसका साइकिल जो है ये इस ग्राउंड फोर्सेस अमेरिका के ईरान में एंटर करने से वो साइकिल ख़राब हो जाएगा, डिसरप्ट हो जाएगा। वो किस तरह? वो इस तरह होगा कि पहले तो ईरान जो है वो स्टेट ऑफ हॉर्मूज के ज़रिए से चीज़ों को कंट्रोल करेगा, तो एक डिसरप्शन पैदा होगी। अगर आप देखें तो अमेरिका का जितना भी डेट है, अमेरिका एक बहुत बड़ा पेट्रो डॉलर का साइकिल चला रहा है जिसको कहते हैं तकरीबन 39 ट्रिलियन डॉलर का ये सारे का सारा साइकिल है। और अमेरिका एक बहुत सारा अंडर डेट भी है, बिकॉज बहुत सारी पेमेंट्स ऐसी होती हैं जो अमेरिका ने पे बैक करनी है बहुत सारे कंट्रीज़ को। वो कौन से कंट्रीज़ हैं? वो सारे कंट्रीज़ वही हैं जैसे कि चाइना है, जापान है, ताइवान है, और इसके अलावा सिंगापुर है, हांगकांग है। ये एशिया और यूरोप के कंट्रीज़ है जिनका डेट अमेरिका ने देना है। अब ये जो अमेरिका ने जिनका डेट देना है, ये अपने तौर पे जो ऑयल ख़रीदते हैं वो सारे कहाँ से खरीदते हैं? वो जीसीसी कंट्री से खरीदते हैं। तो ये एक साइकिल है बेसिकली। तो अब जब जीसीसी कंट्रीज़ को हिट करेगा ईरान और उसको एक्सपैंड कर देगा, जो अपने अपने कॉन्फ्लिक्ट को हॉरिजॉन्टली एक्सपैंड करते हुए पूरे जीसीसी कंट्रीज़ और मिडल ईस्ट को वो इंगेज कर लेगा, तो फिर जो जीसीसी कंट्रीज़ हैं या ये जो दूसरे कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अमेरिका का बहुत बड़ा जो क्रेडिट उनकी तरफ है और अमेरिका ने उनका डेट देना है, दे विल नॉट बी एबल टू पे द अमाउंट अगेंस्ट ऑयल इन डॉलर्स। तो डॉलर्स को जब वो पेमेंट नहीं होगा वो कर सकेंगे वो, तो फिर क्या होगा? तो ये सारे का सारा साइकिल जो है, ये जो पेट्रो डॉलर का साइकिल जो है ये ख़राब हो जाएगा और अमेरिका की जो डॉलर के ज़रिए से जो हेजमनी है वो चैलेंज होना शुरू हो जाएगी। तो उससे फिर अमेरिका का जो अमेरिकन यूएस एम्पायर है उसकी फाउंडेशन जो हैं वो हिलना शुरू हो जाएगी। तो एक बहुत बड़ा अमेरिका में क्राइसिस पैदा हो सकता है। उसका अगर हम प्रोबेबल सिनेरियो देखना चाहें तो वो क्या होगा? सबसे पहले डॉलर की वैल्यू कम होगी, उसके बाद अमेरिका में और मुख्तलिफ जगह पे इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाएंगे और उसके बाद फिर स्टॉक मार्केट जो है वो क्लैप्स हो जाएगी। यही इसी तरह का साइकिल जो है अमेरिका में जो डॉलर का जो स्टॉक मार्केट का जो क्राइसिस पैदा हुआ था 1930s में, उसमें भी इसी किस्म का साइकिल देखा गया था। तो इस तरह फिर एक बहुत बड़ा क्राइसिस जो है वो पैदा हो जाएगा और दुनिया जो है वो तकरीबन इकोनॉमिक मेल्ट डाउन की तरफ बहुत तेज़ी से फिर चलना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह ये 3 स्टेजेस है जो कि परसीव की जा सकती हैं इन केस अमेरिका जो है वो ईरान में अपनी ग्राउंड फोर्सेस जो है वो एंटर करने की कोशिश करता है। लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, और इसको बहुत सारे लोग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से भी जो है वो लिंक करते हैं। वो ये है कि अमेरिका और मिस्टर ट्रम्प जो हैं, क्या वो इतने ही बेवकूफ़ हैं कि उनको ये सारा कुछ पता नहीं है कि अमेरिका के साथ इस तरह होगा, फिर भी वो ईरान के अंदर फोर्सेस जो अपनी एंटर करने के लिए तैयार हो रहे हैं? ये इसकी बहुत एक इंटरेस्टिंग जो है वो स्टडी है। वो ये है
कि हो सकता है कि मिस्टर ट्रंप या अमेरिका ऐसा ही करना चाहते हों, यानी कि वो ये चाहते हों कि इसका इम्पैक्ट इसी तरह हो कि दुनिया में फिर इकोनॉमिक मेल्टडाउन आ जाए और अमेरिका का डॉलर जो है वो इम्पैक्ट उसके ऊपर आने शुरू हो जाएं, यानी वो ये रिजल्ट्स चाहते हों जिसकी एनालिसिस की जा रही है। तो इसको हम देखते हैं कि क्या इसकी पॉसिबिलिटी है। इसको समझने के लिए अगर हम यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो हैं उनकी अगर एक रीसेंट स्टेटमेंट देखें तो शायद हमें सिचुएशन कुछ समझ में आ जाए। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो हैं उन्होंने रिसेंटली ये स्टेटमेंट दी कि अमेरिका विल नाउ कंट्रोल एवरीथिंग नॉर्थ ऑफ इक्वेटर। अब ये नॉर्थ ऑफ इक्वेटर क्या बनता है? नॉर्थ ऑफ इक्वेटर में ग्रीनलैंड से पनामा तक और अलास्का से वेनेजुएला तक सारा एरिया आता है। इसमें वो सारी लैंड आती है जिसके ऊपर अमेरिका जो है इस वक्त समझने के फोकस करके बैठा हुआ है, या उसकी जो ट्रंप साहब जो है वो स्टेटमेंट्स देते रहते हैं कि मैं इन एरियाज को कंट्रोल करना चाहता हूँ। जैसे कि अमेरिका इज़ ऑलरेडी फाइटिंग फॉर ईरान। अमेरिका के ऑलरेडी जो ताल्लुकात हैं कनाडा के साथ, डेनमार्क के साथ, मैक्सिको के साथ, क्यूबा के साथ, ग्रीनलैंड और वेनेजुएला के साथ कोई बहुत अच्छे नहीं है। तो ये वो सारी लैंड है या ये वो सारे कंट्रीज़ हैं, स्टेट्स हैं, रीजन्स हैं जिनको अमेरिका कंट्रोल करना चाहता है। लेकिन अमेरिका ऐसा क्यों चाहता है? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अमेरिका बेसिकली प्लान क्या कर रहा है। अब अगर हम इसको ईरान के साथ जो वॉर चल रही है अमेरिका की, इसके कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हमने ये देखा, हमने एनालिसिस की कि अगर अमेरिका ईरान में अपनी फोर्सेस ऐड करता है तो ईरान जो है वो जेसीसी कंट्रीज़ को शामिल कर लेता है इसमें, तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी भी मेल्ट डाउन हो जाएगी। और इसके अलावा जो जेसीसी कंट्रीज़ की कैपेसिटी है ऑयल की, गैस की और बहुत सारी ये जो फर्टिलाइज़र्स की जो ट्रांसपोर्टेशन होती है, दुनिया में फूड का क्राइसिस पैदा हो जाएगा। तो ये सारे क्राइसिस के बाद होगा क्या बेसिकली? क्या दुनिया में ऑयल की रिक्वायरमेंट ख़त्म हो जाएगी? नहीं, रिक्वायरमेंट तो रहेगी। ऑयल तो लोगों को चाहिए होगा, दुनिया को चाहिए होगा। इसी तरह फूड की रिक्वायरमेंट के दुनिया में ख़त्म हो जाएगी? तो उसका आंसर भी है कि नहीं, फूड तो दुनिया में लोगों की रिक्वायरमेंट रहेगा। तो फिर लोग किस तरफ देखेंगे? तो जब ये सारी दुनिया का सिस्टम जो है ये डिसरप्ट हो जाएगा तो पता ही हमें ये चलेगा कि अमेरिका ही या नॉर्थ अमेरिका ही सिर्फ एक ऐसी जगह रह गई है जहाँ पर ऑयल भी है, फूड भी है और फर्टिलाइज़र्स भी हैं और ये सारी चीज़ें वहाँ पे मिलती हैं। तो फिर अमेरिका अपनी मर्ज़ी की प्राइस के साथ वो चीज़ें पूरी दुनिया को सप्लाई करने की पोजीशन में होगा। वेनेजुएला जो कि दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है अब अमेरिका के कंट्रोल में है। अमेरिका के अपने पास भी बहुत सारा ऑयल है, कनाडा के पास ऑयल का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है, बल्कि शायद गैस का भी बहुत बड़ा ज़ख़ीरा कनाडा में पाया जाता है। इसी तरह ये जो बाकी मैक्सिको है, मैक्सिको में भी ऑयल के बहुत ज़्यादा ज़खायर हैं और बाकी ये जो कंट्रीज़ हैं इनमें वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जिसकी दुनिया को ज़रूरत दरपेश हो सकती है। तो फिर ये सारे रीजन जो हैं, एशिया के सारे कंट्रीज़ और यूरोप के सारे कंट्रीज़, व्हाट दे विल बी लुकिंग टुवर्ड्स? दे विल बी लुकिंग टुवर्ड्स मिस्टर ट्रंप कि वो हमें ऑयल दे, हमें गैस दे, हमें फर्टिलाइज़र दे, हमें फूड जो है वो मुहैया करे। तो ये एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि क्या ऐसा तो नहीं है कि मिस्टर ट्रंप या अमेरिका प्लान ही ये कर रहे हैं कि एक ऐसी वॉर में एंटर हो रहे हैं जिसका रिजल्ट उनको पता है कि इससे रीजन जो है वो दुनिया के वो इकोनॉमिकली क्रिपल्ड हो जाएंगे और बहुत सारी दुनिया में क्राइसिस पैदा हो जाएंगे। लेकिन ये क्राइसिस हमें अमेरिका की लैंड यानी नॉर्थ अमेरिका में पहुंचता हुआ नज़र नहीं आता। तो वो ही एक रीजन ऐसा रह जाता है कि जहाँ पे फिर इन केस खुदा न खास्ता सारी दुनिया जो है वो इस क्राइसिस में आती है, तो फिर अमेरिका के पास ही वो चीज़ें होंगी जिसकी दुनिया को ज़रूरत हो सकती है। तो ये भी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है जो पेश की जा रही है। तो हम ये देखते हैं अब कि ट्रंप साहब जो हैं वो अपनी फोर्सेस ईरान में दाखिल करते हैं या कोई मुआहदा हो जाता है। दुआ हमारी यही है कि जल्द से जल्द इस सिचुएशन का कोई नतीजा पॉजिटिविटी में निकले और दुनिया का जो पीस है वो दोबारा जो है वो इस्टेब्लिश हो सके। स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट्स ऑन national, regional and global scenario.